हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बीएसटी क्लास। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो नंबर 1 में देखा कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया और इस चैप्टर में हमने मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, अब हमें इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, ये 14 प्रिंसिपल्स टोटल 2 वीडियोज़ में डिवाइड किए गए हैं। ये वीडियो जो कि वीडियो नंबर 2.1 है, इस वीडियो में हम आउट ऑफ 14 7 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले थोड़ा सा हेनरी फ्योल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आप वीडियो में एक फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो हेनरी फ्योल की फ़ोटो है। और हेनरी फ्योल के बारे में, हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न इन फ्रांस इन 1841। हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था 1841 में। ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860 एंड स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर इन अ कोल माइन कंपनी। उन्होंने 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी और एज अ इंजीनियर एक कोल माइन कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। इन 1888 ही वॉज प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। 1888 में उनको कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। एट दैट टाइम द कंपनी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। जब उनको कंपनी का एमडी बनाया गया तो उस समय कंपनी की हालत बहुत ही ख़राब थी। कंपनी इंसॉल्वेंसी की कंडीशन पर पहुंच चुकी थी। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड ही सक्सीडेड। तब उन्होंने उस कंडीशन को देखते हुए उन्होंने अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स को अप्लाई किया वहाँ पर, और अप्लाई करने के बाद उनको सक्सेस भी मिली और कंपनी वापस अपने नॉर्मल एक्शन पर, नॉर्मल परफॉर्मेंस पर वापस आ गई। When he retired after 30 years, the company was a leading coal steel company with strong financial background. जब हेनरी फ्योल रिटायर हुए तब उस कंपनी की एक अच्छी इमेज बन चुकी थी। वो कंपनी एक लीडिंग कोल स्टील कंपनी बन चुकी थी। तो ये क्यों बनी? ये बनी हेनरी फ्योल के मैनेजरियल टेक्निक्स को, मैनेजरियल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से। तो जो प्रिंसिपल्स उन्होंने उस समय अप्लाई करे, उन प्रिंसिपल्स को काफ़ी रिसर्च किया गया। हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में कई बार रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनको यूज़ किया गया और यूज़ करने के बाद उन प्रिंसिपल्स को, उन टेक्निक्स को एक सर्टिफाइड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के रूप में अपनाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो देखिए, फर्स्ट हम इस स्लाइड में आप सारे प्रिंसिपल्स, जो 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल ने दिए हैं, उनका नाम देखेंगे, फिर एक एक करके आगे सारे प्रिंसिपल्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, पहला प्रिंसिपल यहाँ पर है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। अभी क्या होता है हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, फिर है यूनिटी ऑफ कमांड, उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फिर है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, फिर है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फिर है स्टेबिलिटी इन टेन्योर, फिर है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, फिर है एस्पिरिट डी क्रॉप्स। तो बच्चों, ये 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल द्वारा डेवलप किए गए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में। जब कभी भी आप पढ़ेंगे, आगे भी अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड में स्टडीज़ करते हैं तो आपको इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आपका ये क्लास 12th का इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर में से बोर्ड में अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना चालू। तो बच्चों, पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क।
तो देखिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्यूल क्या कहना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क and instead of assigning the whole work to one person only, one task of work should be assigned to one person according to his capability, qualification and experience of the person। तो बच्चों इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल क्या कहना चाहते हैं कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है, पूरे वर्क को हमें स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए और पूरे वर्क को किसी एक व्यक्ति को असाइन करने के बजाय हमें हर एक जो स्मॉल टास्क है, पूरे काम का जो स्मॉल टास्क है, उसको एक एक एम्प्लॉय को असाइन करना चाहिए उस एम्प्लॉय की क्वालिफ़िकेशन, कैपेबिलिटीज़ और एक्सपीरियंस के आधार पर। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, व्हेन अ पर्सन will perform a part of job again and again, he will become perfect and specialize in doing that job and the efficiency level will improve। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक व्यक्ति जब एक ही काम को बार बार परफॉर्म करेगा जो कि उसको उसकी कैपेबिलिटीज़, उसके एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर मिला है, तो वो व्यक्ति उस काम में और स्पेशलाइज हो जाएगा और स्पेशलाइज होने के बाद जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो और बढ़ जाएगी और इससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। तो हेनरी फ्यूल ने क्या कहा इस प्रिंसिपल के अंदर कि पूरे काम को किसी एक व्यक्ति को मत अपॉइंट करो, सारा काम पहले छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, उसके बाद हर एक टास्क को अलग अलग एम्प्लॉय को दो और हर एक एम्प्लॉय को उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर जब टास्क मिलेगा तो वो उसको बार बार परफॉर्म करेगा और उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, उससे एम्प्लॉय की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होगा। तो ये प्रिंसिपल था हेनरी फ्यूल का पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। बच्चों हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि आप कभी बैंक गए हों तो बैंक में आपने देखा होता है कि कई सारे काम होते हैं। अब बैंक का पूरा काम एक व्यक्ति नहीं करता, बैंक में कई सारे काम होते हैं। जैसे कैशियर का एक काम अलग होता है, एक व्यक्ति होता है जो सारे चेक्स, ड्राफ्ट्स को कलेक्ट करता है, एक व्यक्ति होता है कि जो सारे जो भी फॉर्म्स हैं उन सब के साथ डील करता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को एक काम सौंप दिया जाता है कि आपको कैश संभालना है, आपको चेक और ड्राफ्ट वाला डिपार्टमेंट संभालना है, आपको सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो संभालने हैं। तो क्या होता है वहाँ पर एक एम्प्लॉय बार बार उसी काम को कर करके स्पेशलाइज हो जाता है और उससे क्या होता है पूरे फर्म की, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। तो बच्चों हेनरी फ्यूल ने कहा कि अगर हम ये प्रिंसिपल अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या आएंगे, तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या आएंगे, इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा और क्या होगा, इससे ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव होगी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर ये प्रिंसिपल हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं इम्प्लीमेंट किया तो हम उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो देखिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस प्रिंसिपल, देयर विल नॉट बी स्पेशलाइजेशन। अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा, देयर विल नॉट बी स्पेशलाइजेशन, अगेन कि क्या होगा कि ओवरऑल जो स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन में वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि पहला प्रिंसिपल क्या था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, हर एक प्रिंसिपल के बारे में आपको पहले तो उसका मीनिंग समझना है, फिर उसके बाद ये भी समझना है कि अगर उस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और दूसरा अगर हम उसको नहीं करें अप्लाई तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आपने देखा इस प्रिंसिपल में। चलिए दूसरा प्रिंसिपल पे चलते हैं। दूसरा प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए ये प्रिंसिपल क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन।
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। अथॉरिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पावर टू टेक डिसीज़न, मतलब किसी व्यक्ति के पास यदि अथॉरिटी होती है तो वो डिसीज़न लेने की उसके पास पावर होती है। दूसरा यहाँ पर एक वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। अगर आपको कोई जॉब असाइन किया गया है तो आपकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने की, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को अथॉरिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए, या फिर अगर आप किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसके साथ साथ उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए। मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी व्यक्ति को खाली अथॉरिटी दे दी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, या फिर किसी व्यक्ति को खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी नहीं दी। अगर ऐसा होगा तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चलिए एक बार देखते हैं कि अगर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी। देखिए आगे लिखा है, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। देखिए अगर आपने किसी को अथॉरिटी ज़्यादा दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो इससे क्या होगा? नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को, किसी मैनेजर को बोला कि आपके पास अथॉरिटी है, आपको ये जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी अथॉरिटी आपके पास है, लेकिन अगर प्रोडक्शन समय पे नहीं हो पाया, जो टाइम लिमिट है प्रोडक्शन होने की, ऑर्डर पूरा होने की, अगर वो ऑर्डर समय पे पूरा नहीं हो पाया तो आपके पास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो क्या होगा? वो मैनेजर बिल्कुल कैजुअल एटीट्यूड से काम करेगा। उसको पता है कि मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी नहीं, अगर समय पर प्रोडक्शन पूरा हो या ना हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो क्या होगा? नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, समय पे प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। अच्छा, एंड एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी विल नॉट अलाउ द वर्कर टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। अब दूसरी तरफ मान लीजिए अगर किसी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई लेकिन अथॉरिटी नहीं दी गई, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़्यादा दे दी गई लेकिन अथॉरिटी उसको कम दी गई, तो ऐसे में क्या होगा? वो अपना काम समय पे पूरा नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि आपने किसी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि एक दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस हो जानी चाहिए, लेकिन आपने उसको पूरी तरीके से अथॉरिटी नहीं दी है। अब हुआ क्या कि जब वो प्रोडक्शन कर रहा था तो उस समय रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया। अब रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो रॉ मटेरियल ख़रीद के ऑर्डर कर सके और ख़रीद सके अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अब ये अथॉरिटी किसी दूसरे मैनेजर के पास है। अब वो मैनेजर ने जब दूसरे मैनेजर से कांटेक्ट किया तो कांटेक्ट हो नहीं पाया और समय पे रॉ मटेरियल आ नहीं पाया और ऑर्डर वो पूरा नहीं कर पाया समय पे। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मैनेजर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने दे दी लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी रॉ मटेरियल ख़रीदने की, तो ऐसे में क्या होगा? वो अपना काम समय पे पूरा नहीं कर पाएगा। तो हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं कि देयर इज़ अ नीड टू ब्रिंग पारिटी बिटवीन बोथ फॉर बेस्ट रिजल्ट। दोनों के बीच में, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, तभी बेस्ट रिजल्ट्स आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रिंसिपल आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कि इस प्रिंसिपल के अप्लाई करने पर क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएंगे और क्या नेगेटिव आएंगे अगर आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो नो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, पहला जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा, नो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। अगर आप अपने मैनेजर को अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे तो वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। अगर आपने अपने मैनेजर को खाली अथॉरिटी दे दी, ठीक है, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो वो क्या सोचेगा कि भाई मेरी जिम्मेदारी तो है नहीं, मैं तो आराम से बैठ रहा हूँ, मेरे पास डिसीज़न मेकिंग पावर तो है लेकिन अगर काम नहीं होगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो वो क्या करेगा? अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा, वो अपने मन से काम करेगा
क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी नहीं। तो हमें क्या करना है, ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में प्रॉपर बैलेंस रखना है, जिससे कि वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना कर पाए। दूसरा क्या है, हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन टाइम विदाउट डिले। अगर आपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर बैलेंस रखा तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैनेजर्स की वो ऑन टाइम विदाउट एनी डिले वो पूरी कर पाएगा। दूसरा, अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हुआ तो क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी। जो मैनेजर को अथॉरिटी दी गई है ज़्यादा, वो उसका मिसयूज़ करेगा, और दूसरी तरफ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अपना काम नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, डिले इन वर्क हो जाएगा। तो ये इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आई होप कि ये प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रिंसिपल पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। वैसे तो आपने ये वर्ड डिसिप्लिन सुना होगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो देखिए एक बार इसको देखते हैं। डिसिप्लिन रिफर्स टू जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन का क्या मतलब है, एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग को प्रमोट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का बनाना और उनको फॉलो करना। डिसिप्लिन डज नॉट मीन ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट इट ऑल्सो मीन डेवलपिंग कमिटमेंट इन द एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टुवर्ड्स ईच अदर। अब डिसिप्लिन का केवल मतलब ये नहीं होता कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देना। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि हर एक एम्प्लॉय ये कमिटमेंट करे कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए और साथ साथ एक दूसरे के लिए भी, तो तब जाके वो डिसिप्लिन कहलाता है। देखिए अब फ्योल क्या कहते हैं इस बारे में। फ्योल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। फ्योल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन जो है वो सुपीरियर यानी कि बॉस और साथ साथ उसके अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉय दोनों के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड एट सुपीरियर लेवल, मतलब ऊपर वालों के लिए भी डिसिप्लिन, एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल, नीचे वालों के लिए भी डिसिप्लिन। कभी कभार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, आपने देखा होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो जब बनते हैं तो ऊपर वाले उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो नीचे काम करने वाले होते हैं वो उन्हीं के लिए केवल वो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने ये बताया। द डिसिप्लिनरी रूल्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबऑर्डिनेट्स। डिसिप्लिनरी जो रूल्स हैं, डिसिप्लिन के जो रूल्स हैं वो केवल सबऑर्डिनेट्स यानी कि नीचे वालों पर ही अप्लाई नहीं होने चाहिए, वो इक्वली ऊपर वालों पे और नीचे वालों पे दोनों पे अप्लाई होने चाहिए। Employees will obey orders only when management play their part by providing good leadership. Employees तभी मैनेजमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे जब मैनेजमेंट उनको एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड कराएगा। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट या सुपीरियर मैनेजर्स जो हैं जब वो खुद डिसिप्लिन के रूल्स को फॉलो करेंगे तभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके नीचे काम करने वाले वो भी डिसिप्लिन को के रूल्स को फॉलो कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि जो डिसिप्लिन है वो सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल दोनों लेवल्स पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल के कॉन्सिक्वेंसेस और पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए अगर ये प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ सकते हैं। देखिए अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो सिस्टमैटिक हो जाएगी, और ये तो कॉमन सी बात है, हम लोग वैसे भी जानते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसिप्लिन फॉलो करें तो वहाँ सब वर्किंग सिस्टमैटिक हो जाती है, और इससे क्या होगा, ओवरऑल जो एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन्स एंड क्योस। डिसऑर्डर होगा, कन्फ्यूजन्स होंगे लोगों को काम करने में, कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं रहेगी। और दूसरा क्या होगा,
वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, रिसोर्सेज का वेस्ट होगा, एम्प्लॉयज़ रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज़ अपना समय वेस्ट करेंगे, अपना प्रोडक्शन के समय वर्कर्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है वो वेस्ट होंगे। तो ये प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्यूल ने बताया। चलिए अगले प्रिंसिपल को देख लेते। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव orders from one boss only, because if he receives order from more than one boss, then he will get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first. And on the other hand, if employee is receiving orders from more bosses, he gets chance to give excuse by saying that he was busy in executing the orders of other boss. तो बच्चों इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्यूल क्या कहना चाहते हैं कि एक एम्प्लॉय को एक बॉस से ही ऑर्डर रिसीव होना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा बॉसों से ऑर्डर रिसीव होगा तो वो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसके ऑर्डर को पहले एग्जीक्यूट करे, और अगर वो सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया तो उसके पास एक एक्सक्यूज़ भी होगा कि मैं तो सर उन वाले बॉस के ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा था। तो अगर इस चीज़ से बचने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए। तो बच्चों आप इस प्रिंसिपल को इन फिगर्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ दो फिगर आपको दी गई हैं। एक फिगर में यहाँ पर एक बॉस है जो कि अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन एम्प्लॉयज़ को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा क्योंकि इन सबको ऑर्डर देने वाला एक ही व्यक्ति है। लेकिन इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑर्डर देने वाले 3 बॉस हैं और ऑर्डर रिसीव करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको नीचे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक एम्प्लॉई इस बॉस से भी ऑर्डर रिसीव कर रहा है, इससे भी रिसीव कर रहा है और इससे भी रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसके ऑर्डर को पहले एग्जीक्यूट करें। तो इस चीज़ से बचने के लिए हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई किया जाना चाहिए। देखिए आगे लिखा है, इफ़ देयर आर मोर बॉसेस इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ ईगो क्लैशेस अमंग द सुपीरियर्स एज एवरी सुपीरियर वांट्स हिज ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉय। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा बॉसेस होंगे। यहाँ पर बॉसेस की भी ईगो क्लैश होगी। मान लीजिए कि इस बॉस ने इस वाले एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया, अब इस वाले बॉस ने भी इस एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया, इस वाले बॉस ने भी इस एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया। अब अगर ये एम्प्लॉय इसका काम पहले करेगा तो क्या होगा, इनके आपस की ईगो क्लैश होगी। इनको लगेगा कि अच्छा मेरा काम नहीं कर रहा है, पहले उस वाले व्यक्ति का काम कर रहा है, तो उनके बीच में भी क्लैशेस होंगे। तो इस प्रकार की कंडीशंस सिचुएशन से बचने के लिए हेनरी फ्यूल ने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को अप्लाई किया जाना चाहिए और यहाँ पर वन बॉस वन सबऑर्डिनेट का प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रिंसिपल के लिए हम एक लाइन ध्यान रखें तो हमारे लिए अच्छा होगा, वन बॉस वन सबऑर्डिनेट। एक बॉस एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। देखिए वन बॉस ओनली, हर एक एम्प्लॉय केवल एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्लियर है आपको। चलिए अब देखते हैं इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होगा तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, नो ईगो क्लैशेस। जो मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयज़ जो बॉसेस हैं, बॉसेस के ईगो क्लैश का भी एक प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा
क्योंकि बॉस ही एक होगा तो उसकी कोई ईगो क्लैश होगी नहीं। और दूसरा क्या होगा, इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग। इफ़ेक्टिवनेस वर्किंग, ओवरऑल जो बिज़नेस का वर्किंग है उसकी इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि समय से काम होगा। ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हुआ तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ हमेशा कंफ्यूज रहेंगे किसके ऑर्डर फॉलो करें। दूसरा, डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, यहाँ पर डिसिप्लिन को मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक एम्प्लॉय ये एक्सक्यूज़ देने लगेगा कि मैं उन वाले बॉस का काम पहले कर रहा था और मैं आपका काम नहीं कर पाया। तो यहाँ पर क्या होगा, डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन भी क्रिएट होगा। तो आई होप कि ये प्रिंसिपल आपको क्लियर हो। हाँ, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए ये प्रिंसिपल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मीन्स वन प्लान, that is the efforts of all the members and employees of organization must be directed towards one direction, that is the achievement of common goal. If this principle is applied, it leads to coordination. तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्यूल क्या कहना चाहते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वन यूनिट वन प्लान होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर एक मेंबर और हर एक एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय का जो भी एफ़र्ट्स हैं उन सारे एफ़र्ट्स को एक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाए। और अगर ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन जो है वो और बढ़ जाएगा। तो इस प्रिंसिपल के माध्यम से हेनरी फ्यूल ये बताना चाहते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सभी एफ़र्ट्स का जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। अगर ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी। आगे देखिए क्या लिखा है, ईच डिपार्टमेंट एंड अ ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली। हर एक डिपार्टमेंट जिसका कि कॉमन ऑब्जेक्टिव है उन सब का जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में होना चाहिए। आगे कहता है, पीपल एंगेज्ड इन द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ मस्ट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव्स इन अ सिंगल प्लान। जो भी लोग एक डिपार्टमेंट में या एक प्रकार की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उन सब का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, उन सब का जो प्लान है वो सिंगल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपना अलग प्लान फॉलो कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति अपना अलग प्लान फॉलो कर रहा है। तो प्लानिंग जो है वो भी सबके लिए सेम होनी चाहिए। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव तो सबका एक ही होता है लेकिन काम करने के तरीके, जो प्लानिंग है वो हर व्यक्ति अपनी अलग अलग बना लेता है। इससे क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। तो हेनरी फ्यूल इस प्रिंसिपल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हर एक एम्प्लॉय जिसका उद्देश्य एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को पूरा करना, उनको एक ही प्लान को पकड़ के चलना चाहिए और एक ही तरीके से काम करना चाहिए जिससे कि कोऑर्डिनेशन बढ़े। दिस इज़ एसेंशियल टू इंश्योर यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन इन द एंटरप्राइज। अगर ऐसा होगा तो उससे क्या होगा, एंटरप्राइजेज में यूनिटी बढ़ेगी और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। चलिए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। देखिए अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होगा तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ईजिली अचीव किया जा सकता है। और क्या होगा, एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबके एफर्ट्स को एक दिशा में मूव किया जा सकता है। अच्छा, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ तो क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव करने में डिफ़िकल्टी होगी। और दूसरा क्या होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन भी कम हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आप इस प्रिंसिपल को याद रख सकते हैं वन हेड वन प्लान के कीवर्ड के साथ। चलिए
चलिए तो बच्चों हमारा अगला प्रिंसिपल आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। देखिए इस प्रिंसिपल के माध्यम से हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि यदि कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉई या किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट का मतलब है हित, है ना, उसकी रुचि, तो अगर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंडिविजुअल या एम्प्लॉय के इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल इंटरेस्ट के बीच में कहीं पर भी कभी क्लैश होता है, तो मैनेजर्स को क्या करना चाहिए? मैनेजर्स को सबसे पहले दोनों के जो इंटरेस्ट हैं उनको रिकंसाइल करते हुए एक ही दिशा में मूव कराना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाता तो हमें सबसे ऊपर जो रखना है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को रखना चाहिए। एक मैनेजर को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए काम करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हमेशा जो जर्नल इंटरेस्ट है, यहाँ जर्नल इंटरेस्ट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, उसको हमें सर्वोपरि रखना चाहिए। तो देखिए क्या, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सदैव ऊपर रखना चाहिए, किससे? एक इंडिविजुअल या एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय कुछ किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहा है। देयर इज़ ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। इफ़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स are in the same direction, then there is no problem. But if the objectives of both the group are in different direction, then manager must try to reconcile individual interest with organizational goal. तो अगर दोनों पार्टीज़ के, यानी कि इंडिविजुअल का और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट या जो भी एफर्ट्स हैं वो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों के इंटरेस्ट, दोनों ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो और मैनेजर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उनको रिकंसाइल करने के प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड। अगर ऐसा नहीं हो पाता किसी कंडीशन में, तो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करते हुए मैनेजर को सदैव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रयास करना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई मैनेजर रॉ मटेरियल का ऑर्डर देने से पहले वो अगर बहुत सारे सप्लायर्स के ऑफ़र्स को वेरीफाई करे बिना अपने किसी रिश्तेदार को रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे देता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया। उसने क्या किया? अपने रिलेटिव को रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे दिया बिना और सप्लायर्स के ऑफ़र को देखे। हो सकता था उसको करना क्या चाहिए था? उसको करना चाहिए था कि जो डिफरेंट सप्लायर्स हैं रॉ मटेरियल के, उन सब के ऑफ़र्स को पहले कंपेयर करना चाहिए था और जो बेस्ट हो उसी को ऑर्डर देना चाहिए था। लेकिन उसने क्या करा? अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखा और उसने अपने एक रिलेटिव को, जो कि सप्लायर था रॉ मटेरियल का, उसको ऑर्डर दे दिया। तो यहाँ पर मैनेजर ने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। तो इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे और जो कंपनी को बेस्ट मिल सकता था वो कंपनी को बेस्ट नहीं मिल पाएगा। तो बच्चों आई होप कि ये प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। देखिए अगर ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा तो पॉजिटिव क्या होगा? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सकता है इजीली। और क्या होगा? कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। दोनों के गोल्स, जो इंडिविजुअल के गोल हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा। अच्छा, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। और क्या होगा? इवन एम्प्लॉयज़ विल सफ़र इन द लॉन्ग रन। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लंबे समय, मतलब आने वाले समय में एम्प्लॉयज़ को भी नुकसान होगा।
क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा तो एम्प्लॉयज़ का जो ऑब्जेक्टिव है, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी से, वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो आई होप कि प्रिंसिपल समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमारा अगला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन टू पर्सन्स। यहाँ रेम्यूनरेशन का मतलब, आपने ये रेम्यूनरेशन वर्ड पहले सुना होगा। यहाँ रेम्यूनरेशन का मतलब है वेजेस, सैलरी, या जो भी कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है उसके बदले में कुछ देना। तो देखिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एडुकेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या है कि हेनरी फ्यूल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपको फेयर रेम्यूनरेशन, एक एडुकेट रेम्यूनरेशन देना चाहिए जो कि उनको अधिक से अधिक सेटिस्फाई कर पाए। देखिए, द रेम्यूनरेशन मस्ट बी जस्ट एंड फेयर बिकॉज इफ एम्प्लॉयज़ आर अंडर पेड they will not be satisfied and an unsatisfied person can never contribute his maximum। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयज़ को जस्ट एंड फेयर रेम्यूनरेशन नहीं पे करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ अंडर पेड होंगे और सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और एक अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉय कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाता। तो इस प्रिंसिपल के माध्यम से क्या कहा हेनरी फ्यूल ने कि एम्प्लॉयज़ को हमेशा फेयर, एडुकेट, उनके क्वालिफ़िकेशन के अनुसार, उनके वर्क के अनुसार सैलरी देना चाहिए। बच्चों इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय को बराबर सैलरी देनी चाहिए, ये अलग बात है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी उनके काम के अनुसार, इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं उन स्टैंडर्ड्स के अनुसार मिलनी चाहिए। जस्ट एंड फेयर सैलरी मिलनी चाहिए जिससे कि उनको मोटिवेशन मिलता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अगर आप शू मेकिंग फैक्ट्री रन कर रहे हैं और आप अपने लेबर को जो सैलरी दे रहे हैं वो अदर शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के वर्कर्स के अपेक्षा बहुत कम है, तो आपके वर्कर क्या होंगे, वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे और वो हमेशा प्रयास करेंगे कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव करें। तो आपको अगर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना है, उनसे बेस्ट काम कराना है, तो उनको फेयर एंड एडुकेट रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। अब यहाँ फेयर एंड एडुकेट रेम्यूनरेशन डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज़, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो 5000 भी फेयर है, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5000 अनफेयर है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े साइज़ की है तो वो 50,000 उसके लिए फेयर है। तो यहाँ पर फेयर और एडुकेट रेम्यूनरेशन देने की बात कही गई है। देखिए अगर हम फेयर या एडुकेट रेम्यूनरेशन नहीं देंगे तो क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा एम्प्लॉयज़ को, और वो डिससेटिस्फैक्शन विल लीड टू इंक्रीज़ इन द एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। एम्प्लॉयज़ लगातार डिससेटिस्फाइड रहेंगे और वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है कंपनी में, वो टर्नओवर और बढ़ जाएगा। टर्नओवर का मतलब आना जाना, तो एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर आपके एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाने लगेंगे। सो टू हैव स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू गेट मैक्सिमम एफर्ट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी पेड फेयरली। तो आपको अगर एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर कम रखना है, स्टेबिलिटी रखनी है और एम्प्लॉयज़ से मैक्सिमम एफ़र्ट्स करवाने हैं, तो आपको उनको फेयर एंड एडुकेट सैलरी देनी पड़ेगी। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्यूल ने क्या कहा, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। देखिए पॉजिटिव क्या है कि एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड, अगर उनको फेयर और एडुकेट रेम्यूनरेशन मिलेगा तो वो मोटिवेट रहेंगे। और दूसरा क्या है, डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव्स। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का डिवोशन, एम्प्लॉय का जो कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो भी और इम्प्रूव होगा। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज़ इन
टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर बढ़ जाएगा। टर्नओवर का मतलब जाना आना, मतलब कई एम्प्लॉयज़ आएंगे और जल्दी जल्दी आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उनको फेयर सैलरी नहीं मिलेगी। दूसरा क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड रहेंगे और उनको डीमोटिवेशन होगा और वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल क्लियर है।